हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइम मैथ्स एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। हमने ग्राफिकल वे में देखा था, फंक्शंस को समझा था वन बाय वन। अब उसी फंक्शंस टॉपिक के ऊपर हमारे पास ये नेक्स्ट एक्सरसाइज गिवन है एनसीईआरटी की, दैट इज 2.3। हम इस एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारा फंक्शन जो टॉपिक है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये डोमेन रेंज जो हमको इसमें निकालना है ये ऑलरेडी हम लोग फंक्शन में देख चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी की। यहाँ देखो, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शंस, गिव रीजंस, इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले तो हमको ये चेक करना है कि वो फंक्शन है या नहीं, और अगर कभी फंक्शन है तो इन दैट केस हमको क्या फाइंड आउट करना है, उसका डोमेन एंड रेंज निकालना है। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर वन बाय वन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है हमारे पास, समझना। एक सेट हमारे पास गिवन है, ये फंक्शन है या नहीं है वो बताना है हमको। क्या क्या एलिमेंट है इसके अंदर, देखो 2,1, दूसरा एलिमेंट है हमारे पास 5,1, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 8,1, एंड देन हमारे पास है 11,1, एंड आफ्टर दैट 14,1, एंड देन 17,1। तो ये कुछ एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है और हमको ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसको एक सेट में लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट एलिमेंट जो है, जैसे कि यहाँ पर 2 है, उसके बाद 5, देन 8 एंड 11, उसके बाद क्या है 49, 17। तो ये आ जाएगा हमारे पास 49, 17। जो दूसरा सेट है हमारे पास, उस सेट को हम यहाँ कंसिडर करेंगे। इसमें क्या है, देखो एलिमेंट 1 है, सारे एलिमेंट 1 है हमारे पास। इसके अंदर हर एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1 है। देखो सेकंड ऑर्डर पेयर जो है सारे के सारे हमारे पास 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। तो हम देखो 2 किस पे जा रहा है, 1 पे, 5 1 पे जा रहा है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट कहाँ जा रहे हैं, 1 के ऊपर जा रहे हैं। तो हमको सबसे पहले तो ये चेक करना होगा कि ये फंक्शन है या नहीं। तो देखो, हम लोगों ने फंक्शन चैप्टर जब पढ़ा था, हमने उस टाइम पर क्लियरली देखा था यहाँ पर कि हमारे पास दो कंडीशन थे कोई भी सेट को, कोई भी मैपिंग को फंक्शन होने के लिए। क्या थे वो कंडीशंस हमारे पास, कि सेट ए के, मतलब इस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, और वो इमेज हमारे पास कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों कर रहा है, देखो मैंने आपको बोला था, इसको याद रखने के लिए एक एग्जांपल दिया था आपको कि इसको सेट ऑफ स्टूडेंट कंसीडर करो और इसको परसेंटेज कंसीडर करो। तो देखो यहाँ पर ये अलग अलग स्टूडेंट्स है और इन अलग अलग स्टूडेंट का सेम परसेंटेज होना पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। अलग अलग स्टूडेंट्स के हमारे पास सेम परसेंटेज हो सकते हैं। तो हमारे पास ये देखो यहाँ पर इन सब के अलग अलग स्टूडेंट है और इनका परसेंटेज बना रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन हो जाएगा रहेगा। इसका मतलब जो फर्स्ट हमारे पास गिवन है, फर्स्ट सेट हमारे पास जो गिवन है, ये हमारे पास फंक्शन रहेगा। तो अब ये फंक्शन तो है, लेकिन इसका डोमेन और रेंज क्या है वो फाइंड आउट करना है हमको। तो चलो देखते हैं फिर। फंक्शन में हमारे पास डोमेन क्या होता है, जो सेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट जो है ना इस ऑर्डर पेयर के 2 5 8, ये हमारे पास क्या होगा, डोमेन होगा। तो यहाँ पर अगर आप इसका डोमेन देखना चाहे तो डोमेन हमारे पास क्या होगा, फिर डोमेन में हमारे पास ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। 2 5 8, 2 5 8 एंड 11 14 17, 11 14 एंड 17, ये सारे के सारे एलिमेंट डोमेन में होंगे। अब उसके बाद रेंज क्या होता है, रेंज, तो रेंज भी हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन की यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्या होगा रेंज, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर एलिमेंट हमारे पास जिस पर मैप करते हैं वो सेट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर रेंज बोलते हैं। या फिर हम ये लोग ये देख सकते हैं, इसके जो सेकंड एलिमेंट है हमारे पास, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रेंज होते हैं। तो इसके रेंज में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एक एलिमेंट आ रहा है, तो इसके रेंज क्या होगा, ओनली 1। सिंगलटन सेट 1 इज द रेंज ऑफ दिस गिवन फंक्शन। तो हमने देखा कि पहला वाला जो क्वेश्चन था हमारे पास वो फंक्शन भी है, उसका डोमेन हमारे पास ये है और उसकी रेंज हमारे पास ये है। हमको क्वेश्चन में ये बोला है कि पहले बताओ कि फंक्शन है या नहीं, अगर फंक्शन है तो डोमेन और रेंज निकालो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास फंक्शन भी है और इसका डोमेन ये है और रेंज यहाँ पर सिंगलटन सेट 1 है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पर अगेन क्या बोला है, 2 4, ये हमारे पास एक सेट गिवन है। तो चेक करते हैं हम लोग ये फंक्शन है या नहीं। कैसे चेक करेंगे हम लोग, इसको ले लो, यहाँ पर ये आएगा हमारे पास 2 4, उसके बाद आएगा 6 8 10 12 14, 10 12 एंड 14, ये एलिमेंट्स है इसमें। दूसरा सेट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये इसमें कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर देखो 2 1 पे जा रहा है, 4 2 पे जा रहा है, 6 3 पे जा रहा है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये सारे एलिमेंट इस तरह से इधर जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आगे हमारे पास ये इस पर जाएगा, ये इस पर जाएगा और ये
इस पर जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखो हम लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं और इस चीज को यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं। ये 2 हमारा किस पर जा रहा है, 1 पर जा रहा है, 4 किस पर जा रहा है, 1 पर जा रहा है। मतलब यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए इधर इमेज एग्जिस्ट कर रही है और इमेज कैसी है हमारे पास, यूनिक है। तो हर एलिमेंट कवर हो रहा है और इधर के एक एलिमेंट के ऊपर जा रहा है, तो हमारे पास ऑब्वियसली ये फंक्शन होगा। अब इसके बाद फाइंड आउट क्या करना है, इसमें डोमेन और रेंज। तो इसका डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन हम लोग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब इस ऑर्डर पेयर का 2 4 6, ये हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है इसके फर्स्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन है हमारे पास, ये क्या रहेगा, डोमेन रहेगा। तो देखो क्या है, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। तो ये आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 एंड 14, ये हमारे पास क्या होगा, डोमेन। और सिमिलरली इसका रेंज क्या होगा हमारे पास, अगर हम रेंज निकाले तो देखो इसके रेंज में कौन से एलिमेंट है, 1 to 7, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ आप पहचान सकते, चेक कर सकते कि ये फंक्शन है या नहीं है, और उसके बाद उसका डोमेन और रेंज भी हम लोग यहाँ पर बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या बोल रहा है, देखो इसको रफ कर देते हैं पहले थोड़ा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे अब। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं हमारे पास ये सेट है और चेक करना है हमको कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1, और यहाँ पर भी 1 ही है, यहाँ पर 2 है। सो इस तरह से ये आएगा, और यहाँ पर हमारे पास 3 5 और 5 5 है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। 2 बार 5 आ रहा है तो हम सेट में उसको एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 किस पर जा रहा है, 1 जा रहा है 3 पर, उसके बाद अगेन ये 1 किस पर जा रहा है, 5 पर भी जा रहा है हमारे पास। ठीक है, और ये 2 भी कहाँ पर जा रहा है, 5 पर जा रहा है। अब देखो यहाँ पर ये एक एलिमेंट के 2 इमेज है, यहाँ पर यूनिक इमेज नहीं है, इस एक एलिमेंट के 2 इमेज है। यूनिक रहा तभी वो फंक्शन होता है। मतलब यहाँ पर देखो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये स्टूडेंट है और ये उसके परसेंटेज है, तो किसी एक स्टूडेंट के 2 परसेंटेज नहीं हो सकते, तो ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं होगा। और अगर ये फंक्शन नहीं है तो डोमेन और रेंज की इसकी बात ही नहीं होगी। तो हमारे पास ये थर्ड वाला जो गिवन है क्वेश्चन, ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इस गिवन फंक्शन की हमको डोमेन और रेंज दोनों भी फाइंड आउट करना है। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट में हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है उसको ले लेंगे हम लोग। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स। हम लोगों ने मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ वो सब कुछ देखा था, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है वो भी समझा था, और हमको बहुत अच्छे से पता है मॉड एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होती है, 0। अगर आप इसके अंदर, मॉड एक ऐसी मशीन है जिसमें आप निगेटिव नंबर डालो या पॉजिटिव नंबर डालो, वो आंसर पॉजिटिव ही देगा, वो कभी नेगेटिव दे सकता है क्या, नहीं। तो इसमें कोई भी नंबर डालो आप नेगेटिव नंबर से रखो, पॉजिटिव नंबर रखो। अगर इसमें आप पॉजिटिव रखोगे, सपोज करो आप इसमें 2 रखते हो, तो ये अगर आप इसमें 2 रखते हो तो ये 2 दे देगा। अगर आप इसमें -2 रखोगे तब भी ये आंसर आपको 2 देगा। अगर आप 5 रखते हो तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। आप अगर -5 रखोगे तब भी इसका आंसर हमारे पास 5 आएगा। मतलब इसमें नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर रखो या नेगेटिव नंबर रखो, आंसर ऑलवेज आपका क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। अगर आप इसके अंदर 0 लेते हो तो 0 का आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, 0। तो मॉड के अंदर 0 रखो तो 0 मिलेगा, पॉजिटिव नंबर रखे तो पॉजिटिव मिलेगा, और नेगेटिव रखे तो वो उसको भी पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इस चीज को समझेंगे कि इसका डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले समझना, मॉड एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप कोई भी वैल्यू रखो इसकी, वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। अब मैं दोनों साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स। अब ये आपको पता है इनइक्वालिटी का रूल, जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है हमारे पास, रिवर्स हो जाती है। तो ये लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। अब ये जो हमारे पास है माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, तो इसी माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स की जगह मैं फंक्शन ले सकता हूँ। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 0। अब लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, अगर आप नंबर लाइन पे देखना चाहे तो इसका मतलब ये होता है हमारे पास, सपोज करो ये आपके पास 0 है, तो 0 से लेकर इधर -इंफिनिटी तक सारे वैल्यूज। लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब निगेटिव से 0 से लेके तो -इंफिनिटी तक सारे वैल्यूज चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, फिर यहाँ पे हमारा जो डोमेन आएगा वो -इंफिनिटी टू, सॉरी जो हमारा रेंज आएगा वो -इंफिनिटी टू कितना रहेगा, 0। अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन है मतलब 0 इंक्लूडेड है, तो इधर से हम लोग क्या रखेंगे, क्लोज इंटरवल। तो ये जो हमारे पास आएगा फंक्शन का क्या होगा, रेंज होगा। ये हमारे पास फंक्शन का क्या आ जाएगा,
रेंज आ जाएगा। तो हम बहुत आसानी से देख सकते हैं इस फंक्शन का रेंज हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 0। और डोमेन तो आपको देख कर ही पता चल रहा है यहाँ पर इनपुट। डोमेन क्या होता है हमारे पास, इनपुट। तो आप इनपुट कुछ भी रख सकते हो, आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पर रख सकते हो। तो आपका जो डोमेन है यहाँ पर, डोमेन क्या रहेगा, डोमेन आपका पूरा का पूरा आर हो जाएगा, क्योंकि आप एक्स की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। आप यहाँ पर नेगेटिव रियल नंबर रखो, पॉजिटिव रियल नंबर रखो, सारे के सारे रियल नंबर आप इसमें रख सकते हो और उसका कुछ ना कुछ आंसर आपको मिलेगा। तो इसका मतलब डोमेन आपका पूरा आर हो गया, लेकिन इसकी जो रेंज है वो रेंज क्या होगी, सिर्फ माइनस इन्फिनिटी टू 0। इसका मतलब नेगेटिव नंबर जो है हमारे पास वो इसके रेंज में आने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये डोमेन का कॉन्सेप्ट आप ऐसे भी समझ सकते हैं। सपोज करो अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो यहाँ पर इसका डोमेन क्या है, मतलब देखो एक्स की वैल्यू आप 0 नहीं पुट कर सकते। अगर 0 पुट करेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो 0 को आप यहाँ पर नहीं रख पाओगे। तो अगर आप इसका अगर आपसे कोई डोमेन पूछे तो डोमेन क्या होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर, बट इसमें से 0 को हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। 0 को छोड़कर बाकी सारे नंबर आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ये देखना होगा कि ऐसे कौन से नंबर है जो हम यहाँ रख सकते हैं और जिसकी वजह से हमको कोई एक डिफाइंड फाइनाइट वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन आएगी नहीं, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, सब न्यूमरेटर में। तो ऑब्वियसली इस केस में हमारे पास डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आर हो जाएगा। और रेंज हमारे पास क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये हमारे पास हो जाएगा इसका रेंज। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन समझेंगे यहाँ पर क्या होता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो जरा। ये हमारे पास आया था एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इसकी जो रेंज है हमारे पास, फिर इस फंक्शन की जो रेंज है हमारे पास वो होगी माइनस इन्फिनिटी टू 0। इस तरह से हम इसकी रेंज लिख सकते हैं और इस फंक्शन का डोमेन हमारे पास ये है। अब उसके बाद दूसरा फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का हमको क्या निकालना है, डोमेन और रेंज निकालना है। तो मैं इसको दूसरे पेज के ऊपर बताता हूँ आपको। फंक्शन क्या है हमारे पास, सेकंड फंक्शन हमारे पास बोल रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन हमारे पास गिवन है और हमको क्या करना है, इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है। अब देखो ये फंक्शन जो हमारे पास रूट में गिवन है, अब रूट के अंदर आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, आप क्लास 9th और 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आपके पास नहीं चलेगी। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है रूट के अंदर तो आपके पास रियल रूट इसके एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब इसके अंदर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए रियल नंबर होने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब रूट के अंदर जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन है वो क्या होना चाहिए, हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा रियल लाइन के ऊपर। तो हम लोग सबसे पहले इसका डोमेन देखेंगे क्या होता है, इसका डोमेन समझेंगे सबसे पहले क्या होता है। तो देखो इसका डोमेन निकालने के लिए हमको ये देखना होगा कि हम x की जगह पर क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर क्या क्या आंसर मिलेंगे वो हमारे पास रेंज होगा। तो इनपुट क्या दे सकते हैं ये हमको कब पता चलेगा, जब हमको ये पता चल जाए कि x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या क्या रख सकते हैं, क्योंकि अंदर नेगेटिव वैल्यूज हम नहीं ले सकते। तो हमको ये देखना होगा सबसे पहले कि हम x की जगह पर कौन से वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो समझना यहाँ पर ये जो हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से 9 को अगर मैं उधर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसको a माइनस बी है प्लस बी से हम ऐसा भी लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर समझना, देखो कोई भी दो नंबर अगर मेरे पास है, सपोज करो x इंटू वाई, इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और सेकंडली y की वैल्यू भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। ये एक बात होगी। अगर कभी हमारे पास और दूसरा केस देखना है तो दूसरे केस में अब क्या हो सकता है, x इज लेस देन और इक्वल टू 0, y इज लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब जब दोनों पॉजिटिव है तब ये ग्रेटर देन 0 आएगा, और जब ये दोनों नेगेटिव है तब भी ये ग्रेटर देन 0 आएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा केस आ गया कोई, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव आएगा तो ये इस कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा। तो हमारे पास इसका पॉजिटिव आना बहुत जरूरी है। तो पॉजिटिव कब आएगा, एक तो दोनों पॉजिटिव हो तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, या दोनों नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट होकर नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों नेगेटिव चलेंगे या दोनों पॉजिटिव चलेंगे, हमारे पास एक नेगेटिव एक पॉजिटिव या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमारे पास नहीं चल सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से केसेस हम बना सकते हैं उस चीज को समझना। जो केसेस हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं वो हम लोग चेक करेंगे। देखो केस नंबर 1, मैं यहाँ दोनों केसेस पर आपको ये चीज समझाता हूँ। क्या होगा हमारे पास, ये जो 3 माइनस एक्स है
इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड दूसरा केस हमारे पास 3 प्लस एक्स, ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी होंगी हमारे पास, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, एंड यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू होंगी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 3। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये दोनों चीजों को समझना, x इज लेस देन और इक्वल टू 3 है ये, एंड ये हमारे पास क्या है, -3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अब इसको नंबर लाइन पे समझते हैं हम लोग, ये दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन से आ रहे हैं। तो समझना हमारे पास ये दोनों पॉइंट हमारे पास 3 और -3 को नंबर लाइन पर ले लो। सपोज करो ये 0 है, यहाँ पर हमारे पास कहीं तो +3 रहेगा और यहाँ पर हमारे पास -3 होगा। तो ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी होनी चाहिए। 3 या 3 से छोटी मतलब ये इधर की बात कर रहा है, इस वाले रीजन के अंदर हमारा आंसर होगा। ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू -3 या उससे बड़ी होनी चाहिए। -3 या उससे बड़ी मतलब ये इधर के रीजन की बात कर रहा है, इधर आंसर रहेगा बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉमन एरिया कौन सा है दोनों के लिए, दोनों के लिए ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास -3 से लेकर तो +3 तक, ये क्वेश्चन हमारे पास कॉमन है। तो जो कॉमन एरिया है वो हमारे पास आंसर में होगा। तो इन दोनों का जो कॉमन एरिया है हम वो ले लेंगे। ये बोल रहा है हमारे पास x -3 से इक्वल या बड़ा होगा और छोटा बराबर होगा +3 से, यहाँ पर बोल रहा है। तो ये हमारे पास इसका इंटरवल होगा। ये पहले वाले केस में हुआ, पहले वाले केस में हमारे पास ये इसका आंसर होगा। अब इसके बाद दूसरे केस के अंदर क्या आंसर आ सकता है हम लोग वो भी चेक कर लेंगे। केस नंबर 2 हमारे पास और क्या चल सकता है कि देखो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव थे, या तो फिर हम दोनों को निगेटिव भी लिए तब भी चल जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0। एंड दूसरे केस में हमारे पास ये भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 + x इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनका आंसर मल्टीप्लाई होकर ऑब्वियसली क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं हम लोग आंसर क्या निकलेगा। सो 3 इज लेस देन और इक्वल टू x, एंड ये आने वाला है हमारे पास 3 को उधर अगर हमने शिफ्ट कर दिए तो x इज लेस देन और इक्वल टू -3। अब यहाँ पर देखते हैं इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन एरिया हमारे पास मिल रहा है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी हो। 3 या 3 से बड़ी मतलब वो इधर की बात कर रहा है, इधर आंसर होगा। ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू -3 या उससे छोटी होनी चाहिए। -3 या उससे छोटी मतलब ये इधर की बात कर रहा है, इधर। तो देखो यहाँ पर कोई भी कॉमन एरिया नहीं आ रहा है। ये हमारे पास बोल रहा है इधर वैल्यू होगी और ये बोल रहा है कि इधर वैल्यू है, मतलब यहाँ पर कहीं पर भी कॉमन एरिया नहीं है। मतलब हमारा सोल्यूशन इस सेकंड वाले केस में सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो दोनों नेगेटिव वाले केस में सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर यही होगा, -3 to x -3 to +3। यही हमारे पास इसका क्या होगा, इंटरवल होगा। यहीं पर हमारे इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पर हमको एक चीज समझ में आ गई, हमारा जो फंक्शन है, हमारा ये जो फंक्शन है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, लेकिन कहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ इस इंटरवल के अंदर। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, फंक्शन का डोमेन। मतलब हम x की जो वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ तक ले सक रहे, सिर्फ -3 से +3। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर देयरफॉर डोमेन, फंक्शन का जो डोमेन है हमारे पास वो क्या होगा, -3 to +3। ये हमारे पास फंक्शन का क्या होगा, डोमेन। और दोनों साइड से क्लोज इंटरवल रहेगा क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी के चांसेस भी है, ठीक है। तो ये इसलिए हमारे पास फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। अब इसकी रेंज निकालना है हमको। डोमेन तो हम लोग ने निकाल दिया कि हम इसके लिए इनपुट क्या रख सकते हैं। तो इनपुट हमको पता चल गया, -3 से +3 रख सकते हैं। अब रेंज क्या होगा हमारे पास कि जब हम इनके बीच की कोई भी वैल्यू, -3 से +3 की कोई भी वैल्यू रखे तो हमारे पास रेंज कितना आएगा वो समझना है। अब रेंज कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो ये जो f of x है हमारे पास, मैं इसको f of x को y कंसिडर करता हूँ क्योंकि आपको पता है y इज इक्वल टू f of x। यही हमारे पास क्या होता है, फंक्शन को हम इसी कंडीशन में लेकर चलते हैं। तो हम ये f of x की जगह y पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे पास √9 - x²। तो इस f of x की जगह मैंने क्या रख दिया, यहाँ पर y की वैल्यू हम लोगों ने y पुट कर दिया f of x की जगह पर। अब देखो यहाँ पर y की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो रेंज होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं x की जगह पर कोई वैल्यू पुट करता हूं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वैल्यूज मिलेंगे वो हमारे पास क्या होगा, रेंज होगा, ठीक है। तो मैंने f of x की जगह y रख दिया यहाँ पर। अब y के जो वैल्यूज होंगे वो हमारा क्या होगा, रेंज होगा। तो समझना यहाँ पर, अब मुझे निकालना क्या है, y की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लेता हूँ। दोनों साइड स्क्वायर लेंगे, दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, y² इज इक्वल टू 9 - x²। x² को इधर ला लो, y को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² इज इक्वल टू 9 - y²। दोनों साइड स्क्वायर ले लो तो स्क्वायर रूट ले लो तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 9 - y²। अब अगेन हमारे पास सेम कंडीशन आ गई। y के क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं हम लोग, y के वैल्यूज हम यहाँ क्या क्या ले सकते हैं वो चीज हमको यहाँ पर समझना होगी। सो देखो 9 - y² क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो देखो ये जो कंडीशन है हमारे पास डबल से आ गई। इससे पहले भी हमारे पास वही कंडीशन थी यहाँ पर,
और वही सेम कंडीशन अब यहाँ पर आ गई, बस सिर्फ यहाँ पर हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ एक्स थी और यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ वाई है, सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ, बट रेंज तो हमारी सेम ही आएगी। तो हम सिमिलरली बोल सकते हैं यहाँ पर सिमिलरली, क्योंकि हम लोगों ने अभी क्वेश्चन के अंदर इस चीज को प्रूफ किया है। सिमिलरली हम लोग यहाँ से बता सकेंगे कि y की जो वैल्यू होगी हमारे पास -3 या उससे बराबर होगी और छोटी या बराबर होगी 3 से। तो हमारे पास जो y है वो इसके बीच में रहेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस हमने अभी आंसर्स निकाल के देखे तो यहाँ पर हमारे इसका सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। तो y हमारा -3 से +3 के बीच में होगा। तो यहाँ पर देखो, अब ये जो y हमारा -3 से +3 के बीच में होगा तो क्या ये हमारा रेंज हो जाएगा? यहाँ पर समझना, देखो y इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हमारे पास इसका रियल लाइन के ऊपर आंसर आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर कभी होगी, इसका मतलब स्क्वायर रूट लेने के बाद y की वैल्यू जो आएंगी वो क्या आएंगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी, राइट। तो y की वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं, एक तो 0 होगी या उससे बड़ी होगी। यहाँ पर क्या बोल रहा है, y की वैल्यू -3 से +3 के बीच में होगी। तो ये एक रिलेशन और ये रिलेशन, इन दोनों रिलेशन को अगर हम कंबाइन करें, सो फ्रॉम 1 and 2, इन दोनों रिलेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, देखना 0 या 0 से बड़ी, छोटी या बराबर हो जाएगी 3 से। तो ये जो वैल्यू हमारे पास, हम लोग बोल सकते हैं ये हमारे पास होगा रेंज, ठीक है, क्योंकि y हमारा इसके बराबर है, y की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है वो हमारे पास रेंज होगा। तो हम लोगों ने रिलेशन 1 और रिलेशन 2 को कंबाइन करके देखा, y हमारे पास कहां से कहां तक है, 0 to 3। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का रेंज हमारे पास क्या होगा, ये होगा 0 से 3, ये होगा इसका रेंज। अब यहाँ पर हम लोग क्लोज इंटरवल लेंगे, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का साइन है, इसलिए यहाँ पर इंटरवल कैसा आएगा, हमारे पास क्लोज आएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये फंक्शन का हमने यहाँ पर सबसे पहले डोमेन निकाले, डोमेन निकालने के बाद रेंज इस तरह से निकाले, तो बहुत आसानी से आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब यहाँ पर देखो, जो हमने डोमेन और रेंज निकाले ना, ये केस 1 और केस 2 कंसीडर करके, इसको वेविकर्व मेथड से बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। बट मैं अभी इसलिए ऐसे बता रहा हूँ आपको, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड बता रहा हूँ, ताकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए, उसके बाद वेविकर्व से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है। जब हम लोग इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद एक्सरसाइज के अपने PYQ सॉल्व करेंगे जेईई के उसके, तो उस टाइम पर मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से कम टाइम के अंदर या शॉर्ट ट्रिक से किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब लोग। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ, मतलब इनके वैल्यूज निकालना है हमको। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को आता है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे समझना। सबसे पहले तो फंक्शन को कंसीडर कर लो, f of x क्या है हमारे पास, f of x इज इक्वल टू 2x - 5। यहाँ से क्या निकालना है हमको, f of 0 निकालना है, तो x की जगह 0 पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 × 0 0 0 -5 हो जाएगा ये। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, -5। तो f of 0 हमारे पास कितना आ गया, -5। यहाँ पर सेकंड को देखते हैं हम लोग, सेकंड को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही काम करना है डबल से। क्या करेंगे, f of x को कंसिडर कर लो, क्या है हमारे पास f of x 2x - 5, ये हमारे पास f of x गिवन है। x की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, 7, तो यहाँ जैसे ही 7 रखोगे आप, ये आ जाएगा 2 × 7 माइनस का 5। अब 7 2 ये आ जाएगा 14 - 5 विच इज इक्वल टू 9। तो ये आ गया आपके पास f of 7 की वैल्यू, ठीक है। इस तरह से बहुत आसानी से f of 7 भी आप लोग निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे समझना। अगेन क्या करो, फंक्शन को कंसिडर करो। सबसे पहले लेट f of x इज इक्वल टू, क्या गिवन है फंक्शन आपके पास, 2x - 5। अब क्या निकालना है आपको यहाँ पर निकालना है 2x - 5, आपको निकालना है f of -3। तो पुट कर दो इसकी जगह -3, f of -3, ये 2 एज इट इज आएगा, यहाँ पर आ जाएगा -3 माइनस का 5। तो -3 × 2 हो जाएगा -6 और ये -5, तो इसका आंसर आ जाएगा -11। तो बहुत आसानी के साथ आप इस आंसर को भी सॉल्व कर सकते हो। तो हमने तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल दिए, ये सभी को आता भी है, 9th 10th में भी किया था हम लोग ने। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है इसमें, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय t of c इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। फाइन t of 0, ये सब चीजें निकालना है। देखो यहाँ पर फंक्शन हमारे पास डिग्री सेल्सियस में गिवन है और उसने बोल रहा है आपके पास ये जो t गिवन है, t हमारे पास एक ऐसी मैपिंग है जिसके अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास फ़ारेनहाइट में
फ़ारेनहाइट में इसका आंसर मिल जाएगा। तो अब बेसिकली हमको करना क्या है, इसके अंदर 0, T28, T-10 की वैल्यू पुट कर कर निकालना है। लेकिन ये जो हम सब्सटीट्यूशन लेंगे, ये सब्सटीट्यूट जो कर रहे हैं हम, ये डिग्री के फॉर्म में है और इसका जो आंसर हमारे पास यहाँ पर आने वाला है वो आंसर हमारे पास फ़ारेनहाइट में आएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी के साथ हम इसको भी कर सकते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस को किया था हमने। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर T ऑफ C हमारे पास क्या गिवन है उसको कंसिडर कर लो पहले। T ऑफ C इज इक्वल टू, वो है हमारे पास 9C अपॉन 5 प्लस का 32, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, इसके अंदर डिग्री में वैल्यूज डालेंगे, हमको फ़ारेनहाइट में आंसर मिलने वाला है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, सबसे पहले क्या निकालेंगे, T ऑफ 0। तो T ऑफ 0 जैसे ही पुट करेंगे तो 9 इंटू यहाँ पर 0 आ जाएगा अपॉन का 5 प्लस का 32। तो ये 0 है, 0 को मल्टीप्लाई होकर सब 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर 32। तो पहले का आंसर आएगा हमारे पास 32। चलो सेकंड वाले की बात करते हैं हम लोग, T28 को किस तरह से सॉल्व करेंगे यहाँ पर समझना। देखो सेकंड वाला भी सेम काम करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस करे ना, अभी सेम वे में ये सारे आंसर होंगे। तो T ऑफ 28 में भी हम वही काम करेंगे। T ऑफ 28 इज इक्वल टू, इसके अंदर पुट कर रहे हैं हम लोग, तो ये आएगा 9 इंटू 28 अपॉन 5 प्लस का 32। अब क्या करना है, 9 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से डिवाइड करना है, फिर इसको 32 में ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर भी बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, आपके पास ये आंसर फ़ारेनहाइट में आएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। करना क्या है, इसके अंदर सिर्फ आपने इसको सॉल्व करना है और इसको पहले मल्टीप्लाई करो 9 को इससे, 5 से डिवाइड करो, फिर 32 में ऐड कर दो। तो जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम लोग। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, दैट इज -10। तो 3 में क्या है हमारे पास, T ऑफ -10। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो T ऑफ C हमारे पास गिवन कितना है, 9C अपॉन 5 प्लस का 32। तो किस तरह से निकालेंगे हम लोग यहाँ पर T ऑफ -10, तो यहाँ पुट करना T ऑफ -10, 9 इंटू ये आ जाएगा माइनस का 10 अपॉन 5 प्लस 32। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 5 1 5 2 इसको 2 से कैंसिल करेंगे, -2 बचेगा यहाँ पर। तो -2 इंटू 9 ये हो जाएगा माइनस का 18 प्लस 32। अब माइनस का 18 प्लस 32 हमारे पास आंसर कितना दे देगा, ये 14। तो T ऑफ -10 हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर 14। तो बहुत आसानी से T ऑफ -10 हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, द वैल्यू ऑफ C व्हेन T ऑफ C इज इक्वल टू 212। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज गिवन है ऑलरेडी 4 के लिए। देखो 4 में क्या बोल रहा है हमारे पास, T ऑफ C की वैल्यू है 212 और C की वैल्यू निकालो। ठीक है, C की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो T ऑफ C क्या है, सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग यहाँ पर। T ऑफ C हमारे पास 9C अपॉन 5 प्लस का 32 इज इक्वल टू 212। तो 32 को उधर शिफ्ट कर दो। 32 को जैसे ही हम लोग उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 9C अपॉन 5 इज इक्वल टू 212 माइनस का 32। अब 212 में से हम 32 को माइनस करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको। ठीक है, समझना यहाँ पर। अब 212 32 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 9C अपॉन 5 इज इक्वल टू 212। पहले 12 माइनस कर दो, कितना बचेगा 20, फिर 20 और माइनस करेंगे तो 180 बचेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 180। 5 को इधर शिफ्ट कर दो, C इसके डिवीजन में जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 180 अपॉन, और 9 कहाँ जाएगा इसके डिवीजन में, तो यहाँ से C की वैल्यू हमारे पास अगेन आ जाएगी। तो इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, 9 1 और ये 9 2 2 और 5 आएगा हमारे पास, यानी 2 और 0। तो ये हमारे पास बच रहा है 20। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, C की 100 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, 9 से इसको कैंसिल करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 18, 9 2 18, तो ये 20 बचेगा। 20 इंटू 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 100। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास C की वैल्यू यहाँ पर आ गई 100। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसमें क्या निकालना है हमको, गिवन फंक्शन के अंदर रेंज निकालना है। अब रेंज कैसे निकालना है तो समझना है इस क्वेश्चन को। बहुत आसानी से रेंज हम लोग निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। सबसे पहले क्या बोला है हमको, देखो फंक्शन जो गिवन है हम उसको कंसिडर करेंगे। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू, हमारे पास है 2 माइनस 3x, और क्या बोला है x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर एक कंडीशन दिया है हमको उसने, x इज ग्रेटर देन 0, और बोला है कि इस फंक्शन की क्या निकालना है, रेंज। देखो यहाँ पर वैल्यू तो आप इसकी कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इसकी रेंज हमको निकालना है। मतलब ये देखना पड़ेगा कि इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा। तो हम इसी को लेकर चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसने हमको बोला है x इज ग्रेटर देन 0, तो हम इसी को पकड़ेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर क्या करना,
इसको मल्टीप्लाई करना -3 से, यही फंक्शन हम यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इसको -3 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा -3x। अब जब हम माइनस नंबर से यानी कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है हमारे पास, रिवर्स हो जाती है, और ये रिवर्स हो जाएंगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 × 0। तो आप सभी को पता है जब हम इसको -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर -3x तो क्रिएट हो गया, अभी 2 चाहिए हमको, तो दोनों साइड क्या करो 2 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 2 - 3x इज लेस देन, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 + 2। देखो मैंने यहाँ पर भी 2 ले लिया और यहाँ पर भी 2, इनइक्वालिटी के दोनों साइड सेम नंबर से हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, देखो 2 - 3x इज लेस देन 0 + 2 कितना हो जाएगा 2। अब देखो ये जो है हमारे पास वो एग्जैक्टली हमारा फंक्शन है, 2 - 3x हमारे पास वो क्या है, हमारा फंक्शन है। तो यहाँ से हमको एक चीज समझ में आएगी, जो हमारा f(x) है वो किससे छोटा होगा, 2 से। अगर हमारा फंक्शन 2 से छोटा होगा, देखो इक्वालिटी का साइन नहीं है, ये फंक्शन की वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकती। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, फंक्शन की वैल्यू 2 से छोटी होगी। 2 से छोटी मतलब कहाँ तक जाएगी, वो -∞ तक, -∞ से 2। अब यहाँ पर ओपन इंटरवल लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर 2 इंक्लूडेड नहीं है। आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। ये सपोज करो हमारे पास 0 है और ये आपके पास 2 है, तो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन आ रहा है यहाँ पर 2 से छोटा आ रहा है। 2 से छोटा है मतलब इधर के सारे वैल्यूज रहेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, -∞ to 2। तो ये क्या रहेगा हमारे पास, गिवन फंक्शन का रेंज रहेगा। ठीक है, हमारा रेंज होगा -∞ से 2 तक। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है, हमारे पास है f(x) = x² + 2। तो सेकंड वाले में कैसे करेंगे समझना इसको। सेकंड वाले में हमारे पास जो गिवन है उसी को कंसीडर कर लेंगे। पहले फंक्शन लेते हैं हम लोग, हमको बोला है f(x) = x² + 2 और x हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो x² है इसको कंसीडर करो। हमको पता है x² की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। क्यों, क्योंकि हम स्क्वायर के अंदर कोई निगेटिव नंबर भी रखे तो आंसर क्या आएगा, उसका पॉजिटिव आएगा। हमको पता है किसी निगेटिव नंबर का स्क्वायर हम लेंगे तो हमेशा 0 या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो x² हमेशा पॉजिटिव होता है हमारे पास, तो हम लोग इसको यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव होता है। दोनों साइड 2 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा x² + 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 + 2। तो यहाँ से हमारे पास x² + 2 क्या आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब ये x² + 2 हमारे पास क्या है, हमारा फंक्शन है। इसका मतलब ये हो गया कि f(x) की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 या 2 से बड़ी है। f(x) की वैल्यू क्या है, 2 या 2 से बड़ी है। तो हम यहाँ पर इसको अगर रेंज के फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, देखो 2 भी होगा या 2 से बड़ी होगी, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर रेंज 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं 2 इंक्लूडेड है, 2 से कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। अब 2 इंक्लूडेड है इसलिए मैंने यहाँ पर क्लोज इंटरवल लिया है, और आगे कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी की साइड से हमेशा हमारे पास क्या आता है, ओपन इंटरवल आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। अब थर्ड वाले की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर थर्ड में क्या है, f(x) = x। मैं इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर ले लेता हूँ। थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास, यहाँ पर बोला है हमारे पास f(x) = x, ये फंक्शन हमारे पास गिवन है। अब इस फंक्शन का हमको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। अब देखो ये जो हमारे पास क्या बोल रहा है, जो भी यहाँ पर हम इनपुट करेंगे वही आउटपुट में आंसर आएगा। ये फंक्शन हमने देखा भी था, आइडेंटिटी फंक्शन है हमारे पास। आइडेंटिटी फंक्शन का क्या होता है, जो भी इसमें आप सब्स्टिट्यूशन करोगे वही आपके पास आंसर में आने वाला है। अब यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन है इसका कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हम यहाँ पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, कोई भी रियल नंबर पुट करके इसका आंसर हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ पर कुछ ना कुछ उसका वही आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये x जो है हमारा, हम बोल सकते हैं रेंज, हम डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हैं इसकी जो रेंज होगी वो होगी r। अब रेंज r होगी, इसका मतलब क्या होता है, -∞ से लेकर +∞ तक सारे वैल्यूज इसके यहाँ पर चल जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो रेंज है हमारे पास इन्फिनिटी -∞ से +∞ होगा, यानी कि पूरा का पूरा होल नंबर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये जो क्वेश्चंस है हमारे पास एनसीईआरटी के, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा था उसके ऊपर बेस्ड थे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है फंक्शंस का तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाले। तो जो ऐसे स्टूडेंट जो डायरेक्ट ये वीडियो के ऊपर है, पहले प्रीवियस वीडियो देखो, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना, तो आपके ये क्वेश्चन किस तरह से हमने सॉल्व किए समझ में आपको आ जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप पूछ सकते हो। और ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग इस चैप्टर के ऊपर यानी रिलेशन और फंक्शन के ऊपर पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो वहां पर बहुत सारे हम लोग ट्रिक्स भी देखने वाले हैं। अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस के ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले समझ में आना जरूरी है, तभी ट्रिक समझ में आने वाले हैं। तो पहले इन चीजों को समझ लो अच्छे से, इसके बाद जब पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पर मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स भी बताऊंगा, फिर आप लोगों को क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो भी हम लोग वहां पर देखेंगे। ठीक है, सो
तब तक के लिए गुड बाय।